सो 2 दिन में बहुत ज़्यादा मार हो चुकी है क्रिजो और ईएन की। एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसने कंपैरिजन डाला था क्रिजो वर्सेस बिग रैमी का। उस पर ईएन ने कमेंट किया अभी से क्रिजो का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए रैमी के साथ। फिर उसमें क्रिजो रिप्लाई कर दिए नीचे कि ईएन इज़ जस्ट अ क्राई बेबी, मतलब हर जगह जाके ईएन रोते रहते हैं। और फिर कई न्यूज़ आउटलेट्स ने ये स्टोरी प्रेजेंट की और उसमें से ज़्यादातर जो मेजोरिटी के कमेंट्स थे वो ईएन की तरफ थे रेदर देन क्रिजो की तरफ। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ हुई एक तरीके से, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्रिजो के अंदर और ज़्यादा आग पैदा करेगा कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है। ये चीज़ शायद क्रिजो को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे, क्योंकि जितने भी मोस्टली कमेंट्स जो मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर क्रिजो के अगेंस्ट ही बोल रहे थे कि क्रिजो अच्छे नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। मेरे हिसाब से देखिए क्रिजो ठीक है उतना कंडीशन नहीं आए थे, लेकिन अभी भी हम लोग ये नहीं भूल सकते कि क्रिजो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ईएन से मेरे हिसाब से। लेकिन बस वही बात आती है कि क्रिजो को कंडीशनिंग नेल करनी पड़ेगी ईएन को बीट करने के लिए भी और वो फर्स्ट कॉल आउट में आने के लिए भी। अगर क्रिजो अपनी कंडीशनिंग नेल कर देंगे मेरे हिसाब से फिर कोई नहीं बोलेगा क्रिजो को कुछ भी। इस ओलंपिया में क्रिजो भले ही जहां पे भी प्लेस हो, अगर वो अपने लाइफ का बेस्ट पैकेज लेके आएंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा उनके फैंस डेवलप होंगे। बस पोजिंग और कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा काम करना है अभी क्रिजो को। अगर वो ऐसा कर दिए तो देखना होगा कि कैसा होता है ओलंपिया में। अगर पॉलिटिक्स कुछ ना खेली गई तब तो 100% टॉप कॉल आउट में आएंगे क्रिजो। लेकिन ईएन बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग लाने के लिए जाने जाते हैं और अगर ईएन तगड़ी कंडीशनिंग ले आया और क्रिजो ना ला पाए तो मेरे हिसाब से ईएन ज़्यादा आगे प्लेस होंगे क्रिजो के। काफ़ी लोग ईएन को पसंद नहीं करते उनके ऐसे आउटस्पोकन नेचर के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यही एक ऐसी चीज़ है जो फ़न क्रिएट करता है बॉडी बिल्डिंग में। ये सब होना चाहिए, मज़ा आता है इन सबको देख के। खैर आप लोग को क्या लगता है ईएन वर्सेस क्रिजो का अगर बैटल होगा सेम कॉल आउट में तो कौन जीतेगा, कमेंट में बताइए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके सो आज रात में रोमानिया प्रो होने वाला है जिसमें खेलने वाले हैं हमारे ब्रेट विल्किंस। लेकिन देखिए ये तो साफ है कि इस शो में 100% ब्रेट विल्किंस ही जीतने वाले हैं। अगर आप ब्रेट विल्किंस को हम लोग देखेंगे काफी ज्यादा ट्रैक पे लग रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज करने वाले हैं ब्रेट विल्किंस और मेरे हिसाब से शायद अपनी लाइफ की वो बेस्ट फिजिक दिखाने वाले, काफी ज्यादा हार्ड लग रहे हैं इस टाइम। बस यही है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली पीक करके आ पाते हैं कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ब्रेट विल्किंस प्रॉपरली पीक ना भी करें, अपने 80 to 90% ही आए, तब भी मेरे हिसाब से बहुत आसानी से ये शो वो जीत जाएंगे। मेरे हिसाब से उनको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही करीब आ गया है मिस्टर ओलंपिया। अगर उनको इस साल मिस्टर ओलंपिया में भी पीक करना है तो शायद रोमानिया प्रो में उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी पीक को पीछे खींचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉडी बिल्डर की एक फिजिक बार बार पीक नहीं हो पाती है, वो भी इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। लेकिन वही देखना होगा कि क्या करते हैं, क्योंकि जैसा भी आएंगे मेरे हिसाब से बहुत इजीली होगा इनके लिए ये शो को जीतना और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना। खैर आप लोगों को क्या लगता है ब्रेट विल्किंस रोमानिया प्रो जीतेंगे या फिर कोई और ही जीतेगा, कमेंट्स में बताइए। और हम लोग ब्रेट विल्किंस की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग निक वॉकर की बात करते हैं चलिए, क्योंकि दोनों के सेम कोच हैं और निक वॉकर काफी अपनी अपडेट्स डाल रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली डाली है फ्रंट डबल बाइसेप्स आफ्टर पोस्ट वर्कआउट, जिसमें काफी ज्यादा फुल और राउंड लग रहे हैं निक वॉकर। अभी भी मेरे हिसाब से कंडीशनिंग वाइज उतना आगे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी पीक हिट करेंगे तो काफी ज्यादा कंडीशन हो जाएंगे निक वॉकर। काफी ज्यादा मेरे हिसाब से हार्ड और ड्राई आने वाले हैं इस साल निक वॉकर। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें इनको हंटर लब्राडा से तो अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से पीछे हैं कंडीशनिंग वाइज। लेकिन फिर भी ये जो इनकी अपडेट थी निक वॉकर की, जिसमें हम लोग इनके एप्स देख सकते हैं काफी ज्यादा मतलब चिजल्ड और मिड सेक्शन जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लेवल है निक वॉकर का। मतलब इतना बेस्ट मिड सेक्शन कंट्रोल मेरे हिसाब से किसी भी टॉप प्रोस के अंदर नहीं होगा जितना इनके अंदर है। काफ़ी कमाल का कंट्रोल रखते हैं ये अपने गट पे, यही चीज़ इनको बहुत ही अच्छा बनाती है। और हंटर के बारे में मैंने आप लोग को बताया ही था कुछ टाइम पहले कि हंटर अभी उतने कंडीशन नहीं लग रहे मेरे हिसाब से, कुछ वीक से उतने ही कंडीशन नज़र आ रहे थे। लेकिन इन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी फोटो डाली थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि द हैमर हैज़ नाउ बीन ड्रॉप्ड। अब इसका मतलब क्या हो सकता है आप लोग समझ ही सकते हैं। इसका मतलब इनके जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पोटेंट कंपाउंड्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से उस टाइम तक ये इतने कंडीशन नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बाद की जो इन्होंने अपडेट्स डाली हैं उसमें नेक्स्ट लेवल के कंडीशन लग रहे हैं। और एकदम मतलब एक तो ये भी मानना पड़ेगा हम लोग को कि काफ़ी तगड़े एंगल्स और लाइटिंग के साथ ये फोटो डाली गई है। लेकिन फिर भी फाइल डिटेल्स को नोटिस करें तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है हम लोग को, एकदम ड्राई लग रहे हैं। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा इन दो फोटो को, एक हफ्ता ही हुआ होगा मैक्स टू मैक्स, और इतने ज़्यादा कंडीशन आ गए। सोच रहे हैं कि मतलब ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं, कटिंग कंपाउंड्स, मतलब ट्रेनबोलोन, विंस्ट्रॉल, ये सब क्या क्या करते हैं, इतनी जल्दी इंसान को हार्ड कर देते हैं। एक तो ये भी है कि इन लोग पहले ये यूज़ कर चुके रहते हैं, इसलिए इनकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है इन सब चीज़ों से। खैर देखना यही होगा कि स्टेज पे क्या ये यही लेवल की हार्डनेस और ग्रेनीनेस मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा ग्रेनी लग रहे हैं हंटर लब्राडा इस टाइम। और आप लोग को क्या लगता है हंटर लब्राडा या निक वॉकर कौन ज़्यादा ऊपर प्लेस होगा, कमेंट्स में बताइए। ओके
ओके सो चलिए अब एक बहुत ही लेस टॉक अबाउट बॉडी बिल्डर के बारे में बात करते हैं, चार्ल्स ग्रिफिन, जिन्होंने इस साल ब्लेसिंग के अगेंस्ट एक बैटल की थी जिसमें वो थोड़ा पीछे रह गया था। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी माने तो चार्ल्स ग्रिफिन मेरे हिसाब से थोड़े से बेहतर थे ब्लेसिंग के, लेकिन बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे रॉबरी हुई है या ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी 19-20 वाला फर्क था चार्ल्स ग्रिफिन और ब्लेसिंग में। मेरे हिसाब से चार्ल्स ग्रिफिन थोड़े से बेटर थे। और इस टाइम चार्ल्स ग्रिफिन के कोच, जो कि निक वॉकर और ब्रेट विल्किंस के भी कोच हैं, मैट जेनसन, उन्होंने बताया है कि इस टाइम चार्ल्स ग्रिफिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मतलब 15 पाउंड, जब हम लोग ने आखिरी बार उनको देखा था उससे 15 पाउंड्स बड़े दिख रहे हैं। और चार्ल्स ग्रिफिन काफ़ी पहले से खेल रहे थे, लेकिन इससे पहले इतना ज़्यादा वो रडार में नहीं थे, टॉप प्लेसिंग्स में काफ़ी नीचे नीचे रहते थे। लेकिन जब से उन्होंने मैट जेनसन के साथ काम करना शुरू किया तब से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मेरे हिसाब से जो उनकी सबसे बेस्ट बात है, उनकी वैक्यूम, काफ़ी कमाल की वैक्यूम है, एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की वैक्यूम है उनकी। ऐसी वैक्यूम हम लोग मेंस ओपन में बहुत ही कम देखने को मिलती है। और अगर ये सही में 15 पाउंड ज़्यादा हैं पिछली बार से, तो मेरे हिसाब से ज़रूर है कि ये टॉप 10 या टॉप 12 तक तो आ ही सकते हैं आराम से। मेरे हिसाब से कई लोगों को ये इस बार पीछे छोड़ देंगे और उनके आगे निकल जाएंगे। हो सकता हो इस बार ओलंपिया में शायद ब्लेसिंग के ऊपर निकल जाए चार्ल्स, लेकिन वही देखना होगा कि प्रॉपरली पीक कर पाते हैं कि नहीं। अगर 15 पाउंड इन्होंने सच्ची में गेन किया है तो बहुत ही तगड़े होने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में चार्ल्स ग्रिफिन। और ज़्यादातर लोग इनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक अंडरडॉग निकल सकते हैं चार्ल्स ग्रिफिन। लेकिन मेरे हिसाब से पहले इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी गट थी, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज कर लिया है अपनी फिजिक को, अपनी गट को। एकदम एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स में आने लगे हैं, एस्थेटिक ओपन क्लास के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें से आने लगे हैं चार्ल्स ग्रिफिन। और काफ़ी कमाल के इनके अब एस्थेटिक्स हो गए हैं। जैसे कि आप लोग इस फोटो में देखिए, इनकी जो एब्स है एकदम सक्ड इन, एकदम डिफाइंड, एकदम कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन दिख रही है। कमाल के एस्थेटिक्स लग रहे हैं इस फोटो में चार्ल्स ग्रिफिन के। मेरी माने तो 100% ये थोड़े बहुत बड़े तो लग ही रहे हैं। अगर हम लोग इनका रियर लैट स्प्रेड देखें, काफ़ी कमाल के लगते हैं अपने रियर लैट स्प्रेड में। मुझे बहुत ज़्यादा ये रियर लैट स्प्रेड करते टाइम रॉनी कोलमैन के रियर लैट स्प्रेड की याद दिलाते हैं। बहुत ही दोनों का रियर लैट स्प्रेड कंपेरेबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स बहुत ही कमाल के हैं चार्ल्स ग्रिफिन के। अगर हम लोग इससे पहले जो शो हुआ था ब्लेसिंग और चार्ल्स में, मेरे हिसाब से बैक में 100% चार्ल्स जीत रहे थे, इसीलिए मेरे हिसाब से उस शो के विनर चार्ल्स थे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से 19-20 वाला मामला था और चार्ल्स ग्रिफिन मेरे लिए ज़्यादा ऊपर आ रहे थे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, इस बार ओलंपिया में चार्ल्स जीतेंगे ब्लेसिंग से या ब्लेसिंग ऊपर रह जाएंगे चार्ल्स से? कमेंट से बताइए। और अगर हम लोग एस्थेटिक फिजिक्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग क्लासिक फिजिक की तरफ चलते हैं। और क्लासिक फिजिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अर्श कसिंस्की की। अर्श कसिंस्की इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए हैं और मेरे हिसाब से कंडीशनिंग वाइज इस टाइम सब लोगों से आगे हैं अर्श। और अगर हम लोग लास्ट ईयर से इनका कंपैरिजन करें इस साल, तो इनका 10 to 8 पाउंड मसल मास इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है एक। और इस टाइम जो कंडीशनिंग में आ रहे हैं, मेरे हिसाब से हो सकता हो ये इसीलिए इतनी जल्दी इतने कंडीशन आ गए हो, क्योंकि उनको ये डर हो कि क्या पता लास्ट मिनट में ये अपनी वेट कैप तक ना पहुंच पाए। इसलिए मेरे हिसाब से इन्होंने ये सोचा हो कि पहले से रेडी हो जाए, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत मसल लॉस कर सकते हैं, लेकिन वेट कैप के अंडर ही नहीं आए तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, इनको कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम। इसलिए मेरे हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन है कि वो पहले ही से रेडी हैं, पहले ही से तैयार है अपने वेट कैप के अंडर आने के लिए। हम लोग देखें बाकी दो कॉम्पिटिटर्स जो कि रमोन और ब्रियन है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी ऊपर है अपने वेट कैप से, लेकिन अर्श अभी काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और मेरे हिसाब से अभी बहुत टाइम बचा है जिसमें बहुत नीचे चले जाए। मेरे हिसाब से तो ये एक हफ्ते में कर सकते हैं पीक वीक के टाइम। पीक वीक में जैसा आप लोग जानते हैं बॉडी बिल्डर्स यही करते हैं कि पूरी अपनी बॉडी का पानी निकाल देते हैं और पानी बहुत ज़्यादा वेट भी लेके जाता है और मसल्स को काफ़ी ज़्यादा ड्राई और एक तरीके से फ्लैट लुक भी देता है, लेकिन वही फिर आफ्टर कार्बिंग अप वो मसल फुल हो जाती है। देखते हैं इस बार अर्श ज़्यादा मसल लॉस ना करे और प्रॉपरली अगर पीक करके आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अर्श टॉप 3 में आएंगे। लेकिन क्या वो टेरेंस रफेंस को हरा पाएंगे? मेरे हिसाब से इस साल टेरेंस रफेंस को अर्श नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अभी टेरेंस रफेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं अर्श से। टेरेंस रफेंस जितने कंप्लीट बॉडी बिल्डर हैं उतने कंप्लीट कोई भी नहीं है क्लासिक फिजिक में, और ऊपर से उनकी जो पोजिंग है, मैंने पिछली वीडियो में बोला ही था कि कमाल के पोजर है, मास्टर ऑफ पोजिंग है वो। मेरे हिसाब से वो बहुत ही कंपेरेबल है काई ग्रीन के, लेकिन काई ग्रीन का एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल होता था प्रेजेंटेशन का, लेकिन वहीं टेरेंस रफेंस का एक बहुत ही एलिगेंट स्टाइल है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट होता है कि कोई भी शो का अगर टेरेंस रफेंस खेल रहे हो तो उनकी पोजिंग देखने का, क्योंकि बहुत ही कमाल की पोजिंग करते हैं। और यहाँ तक कि ये इंस्टाग्राम की पोस्ट भी जब भी डालते हैं तब भी इतने कमाल के, इतने एलिगेंस के साथ पोजिंग करते हैं कि वही देख के मजा आ जाता है। और इस टाइम टेरेंस रफेंस भी काफी ज्यादा ऑन पॉइंट लग रहा है अपनी प्रेप में। मेरे हिसाब से सब लोग उसी जगह हैं सिवाय अर्श को छोड़ के। अर्श काफी ज्यादा आ गए हैं अभी कंडीशनिंग वाइज, लेकिन मेरे हिसाब से टेरेंस, सीबम, रमोन, ब्रियन सब लोग एक ही जगह पे हैं कंडीशनिंग वाइज।
खैर देखते हैं, इस साल क्लासिक फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और अच्छा होगा, 100% है ये बात। तो खैर आप लोग को क्या लगता है इस साल क्लासिक फिजिक में कौन कहाँ प्लेस होगा? क्या रमोन अर्श को हरा पाएंगे या रमोन हार जाएंगे अर्श से? कमेंट से बताइए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।